आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 5th। 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5th पार्ट है। जिसने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और बेल आइकॉन का यूज़ करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें। आज हम पढ़ने वाले हैं इटली के बारे में। 19th सेंचुरी। इटली 7 पार्ट में डिवाइड थी, बट वहाँ की ओनली 1 स्टेट ऐसी थी जो इटली के अंडर में थी। यानी वहाँ पर इटालियन सिर्फ एक ही स्टेट में रोल प्ले कर रहा था। वो कौन था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट। सार्डिनिया पिडमॉन्ट। बाकी अदर पार्ट में क्या था? अदर पार्ट यानी जो इटली का नॉर्थ पार्ट था, उस नॉर्थ पार्ट में ऑस्ट्रिया हैम्बर्ग का राज चलता था। जो सेंट्रल में था, इटली के जो सेंट्रल में जो स्टेट थे, वहाँ पर पोप का राज था। और इटली का जो साउथ पार्ट था, वहाँ पर बर्बन किंग, उनका राज चलता था। इटली में बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जो लोकल लैंग्वेज होती थी। हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था 1830 में एक पर्सन आया था जिसका नाम था गियुसेप्पे मैज़िनी, जिसने यंग इटली नाम की एक सोसाइटी बनाई थी। उसका मोटो क्या था? उसका मोटो था कि इटली को एक नेशनल स्टेट बनाना। बट उसकी यंग इटली सक्सेस नहीं हो पाई अपने मोटो में, और इस मूवमेंट को आगे चलकर केवर ने लिया। यानी ये जितने भी मूवमेंट इटली में हो रहे थे, उनको लीड करने वाला कौन था? केवर। ये नाम ज़रूर याद रखना। ये पर्सन ना ही तो रिवॉल्यूशनरी था, और ना ही डेमोक्रेटिक, यानी यह ना ही तो ये प्रजातंत्र पर विश्वास करता था और ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी, ना ही कोई एक क्रांतिकारी पर्सन था। बट ये एक इटालियन पर्सन था। ये इटली से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलता था, क्योंकि अधिकतर हमने पढ़ा है, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो रिच पर्सन थे वो अधिकतर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो केवर भी फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करता था। केवर के ही शासनकाल में 1859 में ऑस्ट्रिया को डिफेट किया गया। वो किसने सपोर्ट किया था? केवर ने। केवर के सपोर्ट से ही ऑस्ट्रिया को हराया गया था। वहीं पर एक पर्सन का और नाम आता है, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ऐसा पर्सन था जिसमें जो उसने मूवमेंट किए उसमें अधिकतर यंगेस्टर पार्टिसिपेट करते थे। उसका मानना था कि हो सकता है कि हम इटली को एक नेशन स्टेट बनाने में सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास पर्सन कम है। तो उसने पीसेंट लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया। पीसेंट लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तब जाकर 1861 में इटली एक नेशन स्टेट बन पाया। अब पीसेंट लोगों को उसने इन्वॉल्व तो किया। पीसेंट लोग ये नहीं जानते थे कि इन लोगों का मोटो क्या है, ये क्या चाहते हैं, बल्कि
ये तो उस पर्सन को भी नहीं जानते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बनने के बाद जो वहाँ का राजा बना था, उस पर्सन को भी ये पीसेंट लोग नहीं जानते थे। उस राजा का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ये थी इटली की हिस्ट्री। अब चलते हैं ब्रिटेन की हिस्ट्री में। ब्रिटेन, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में कोई भी ब्रिटेन का नेशन स्टेट नहीं था, यानी अपना खुद का ब्रिटेन का कोई भी नेशन स्टेट नहीं था 18th सेंचुरी के बाद। इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी वो मोनार्च को सपोर्ट करती थी। तब अब ब्रिटेन कैसे नेशन स्टेट बना उसके बारे में हम बात करते हैं। एक एक्ट आया। एक्ट कौन सा? यूनियन 1707, जो साइन किया गया किसके बाद? ये साइन किया गया था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ने मिलकर इस यूनियन को साइन किया। ये यूनियन साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, बट इंग्लैंड ने क्या किया? स्कॉटलैंड को अपनी पावर से दबा दिया और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर ली, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड के अंडर में आना पड़ा। देन ऐसी की ऐसी हिस्ट्री अगर हम आयरलैंड की पढ़ते हैं तो आयरलैंड दो पार्ट में बटा हुआ था, एथोनिक और प्रोटेस्ट। एथोनिक पर्सन मेजॉरिटी में थे और प्रोटेस्ट भी थे। अब प्रोटेस्ट लोगों की हेल्प किसने की? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने कहा कि क्यों ना तुम एथोनिक को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, अपनी पावर बढ़ा लो, तो तुम लोग वहाँ पर शासन करोगे आयरलैंड में। प्रोटेस्ट लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, अगर इंग्लैंड हमारी मदद करेगा तो हम एथोनिक लोगों को हराने में सक्सेस हो जाएंगे। प्रोटेस्ट पर्सन ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, इंग्लैंड की हेल्प ली और एथोनिक को वहाँ से हटा दिया। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर थे एथोनिक के, सबको हटा दिया गया। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि इंग्लैंड ने वापस अपनी पावर का यूज़ करके प्रोटेस्ट की सारी पावर ले ली और 18वीं सेंचुरी के अंतर्गत फोर्सली यूके में आयरलैंड को मिक्स कर लिया गया। यानी अगर हम ब्रिटेन की हिस्ट्री देखें तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यानी इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर में ले कर लिया, आयरलैंड को भी अपने अंडर में कर लिया और ब्रिटेन बनाया। ऐसे एक ब्रिटेन एक नेशनल स्टेट बना। अब चलते हैं 18 और 19 सेंचुरी में कि आखिर सब अपना नेशनल स्टेट बना रहे थे तो वो चाह रहे थे कि हमारी खुद की लिबर्टी हो, जुडिशरी हो और हम एक रिपब्लिक हो। लिबर्टी की एक अलग पहचान हो, जुडिशरी की एक अलग पहचान हो और रिपब्लिक की एक अलग पहचान हो, यानी इनका एक अपना सिंबल हो। तो सिंबल के लिए यूज़ किया गया फीमेल्स के पिक्चर्स को। अब फीमेल पिक्चर्स कैसे यूज़ की गई? जैसे हम जुडिशरी में देखते हैं कि अगर हम जुडिशरी का सिंबल देखें तो क्या मिलेगा हमको? अधिकतर ये दिखेगा कि ब्लाइंड फीमेल है, यानी एक फीमेल का स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया। रिपब्लिक के लिए अगर देखें तो हमारी भारत माता, यानी इस तरह से एक फीमेल के स्ट्रक्चर का यूज़ इसमें किया गया था। वहीं पर फ्रांस में जो नाम दिया गया वो था
मैरिन। उसी तरह अलग अलग कंट्री की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लेकिन वो अधिकतर सारे फीमेल्स के स्ट्रक्चर थे। इसी तरह ब्रिटेन एक नेशनल स्टेट बना। आगे चलते हैं, बाल्कन्स के बारे में पढ़ते हैं। बाल्कन्स जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। इसके अंदर आते थे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, और भी बहुत सारे हैं, वो आप बुक में आपको मिल जाएंगे। ये बाल्कन्स की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये सारे लोग क्या चाहते थे कि हम इंडिविजुअल फ्री हो जाए, हम बाल्कन्स के अंदर नहीं रहें। यानी ये लोग आपस में एक दूसरे से जेलसी फील करने लगे थे। जेलस फील करने के लिए क्या हुआ, ये चाहते थे कि हमारी खुद की एक टेरिटरीज हो, यानी ये 1 बाय 1 सेपरेट होना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी सही। ये अलग अलग सेपरेट होना शुरू हो गए। अब ये जब सेपरेट हुए तो अदर कंट्री भी इनसे इंस्पायर हुई कि यार क्यों ना छोटी छोटी स्टेट बना दी जाए, तो वो लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए। तो इनसे इम्प्रेस हुए थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। ये लोग भी चाह रहे थे कि हमारी अलग अलग छोटी छोटी स्टेट बन जाए, लेकिन इन सब के साथ ही क्या स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जहाँ पर इन लोगों ने अपनी ताकत को बांटा, वहीं स्टार्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ चुकी थी और वो अपनी डिफेक्ट सामने देख रहे थे। वहाँ की पब्लिक चाह रही थी कि हम पुरानी तरह ही वापस से एक साथ रहें, ताकि हमारी पावर आ जाए और हम लोग अच्छे से रहने लग जाएं। यानी हमारी खुद का एक स्टेट अच्छा हो, एक कंट्री अच्छी हो, जिसमें हमारी पावर हो और एक डेमोक्रेटिक राज्य हो। इसके साथ ही यहाँ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।